दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एलिस नाम की एक सिंगल मदर को, जो कि एक मैगजीन में राइटर का काम करती थी। आगे जब एलिस किसी काम से दूसरे शहर जा रही थी, तभी उसकी पास वाली सीट पर बिली नाम का एक लड़का आकर बैठ जाता है। तभी बिली एलिस को देखता है और पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन एलिस उस पर ध्यान नहीं देती और सोचती है कि इसकी उम्र के सभी लड़कों का यही हाल है, कहीं कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि उससे प्यार कर बैठते हैं। आगे जब हवाई जहाज में टर्बुलेंस आती है तो डर के मारे एलिस बिली का हाथ पकड़ लेती है। अब ये देखकर बिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो ये भी मेरे से सच्चा वाला प्यार करती है। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज भी लैंड हो जाता है और फिर जब एलिस अपनी सीट से उठकर जाने लगती है तो वो अपना पेन ड्राइव वहीं पर भूल जाती है, जो देखते ही बिली उसे वो लौटाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक एलिस अपनी बहन के साथ वहाँ से जा चुकी थी। आगे कार में उसकी बहन उसे कहती है कि मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर लड़का देखा है जो तुझे भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन एलिस उसे कहती है कि नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि आजकल तुम क्या लिख रही हो, दिन ब दिन तुम्हारे आर्टिकल बिल्कुल घटिया होते जा रहे हैं। तुमको पता है इसका क्या रीजन है? कि तुम सिर्फ अपना सेम रूटीन फॉलो कर रही हो और कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रही, और जब तक तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगी तब तक तुम कुछ नया लिख भी नहीं सकती। जरा तुम अपनी ये कोलीग को देखो, ये कैसे नाच रही है, ये हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करती है और इसके लिखे हुए आर्टिकल्स भी सभी को पसंद आते हैं। अब अपने बॉस की बातें सुनकर एलिस को भी जोश आ जाता है, तो वो कुछ नया ट्राई करने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन करती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसका पेन ड्राइव तो खो गया है। इसी दौरान उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिस पर बिली ने अपने नंबर लिखे हुए थे। एलिस सोचती है कि इस लड़के ने क्या सोचकर अपने नंबर लिखे थे कि मैं इसे फोन करूंगी और इसके साथ डेट पर जाऊंगी। आजकल के लड़के सच में लड़कियों के पीछे पागल हो चुके हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो उस नंबर पर फोन लगा देती है। उधर बिली उसकी आवाज सुनते ही उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास है, इसलिए तुम जल्दी आकर इसे ले जाओ। एलिस पूछती है कि तुम कहाँ पर हो? बिली कहता है कि मैं 4th स्ट्रीट के क्लब में हूँ। थोड़ी देर बाद एलिस उससे मिलने वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी ऑफिस की 2 लड़कियाँ भी थी, जो वहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये बूढ़ी आंटी यहाँ पर कर क्या रही है। वहीं एलिस बिली से कहती है कि अब जल्दी से मेरा पेन ड्राइव मुझे दे दो, मुझे और भी बहुत काम है। बिली कहता है कि यार बात कुछ ऐसी है कि पेन ड्राइव तो मेरे पास ही है, पर वो यहाँ पर नहीं, मेरे घर पर है। एलिस कहती है कि तुम पागल हो क्या, फिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया ही क्यों? अब जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं क्योंकि मुझे मेरा पेन ड्राइव अभी वापस चाहिए। आगे बिली उसे अपनी स्कूटी के पास लेके जाता है और फिर जब वो उसमें से हेलमेट निकालकर उसे पहनाने रखता है तो ये सब दूर से देखने में ऐसे लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जो सब एलिस की ऑफिस की वो लड़कियां भी देख लेती हैं और उनकी फोटोज खींचकर उसे इंटरनेट पर डाल देती हैं। आगे घर पर बिली उसे उसका पेन ड्राइव दे देता है, जिसको लेकर वो सीधा ही वहाँ से जाने लगती है। पर तभी बिली हिम्मत करके उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? एलिस कहती है कि अभी तुम छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओ तब मेरे पास आना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है, जिससे एलिस पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? असिस्टेंट कहती है क्योंकि तुम्हारी एक जवान लड़के के साथ किस करते हुए फोटो वायरल हो रही है, जिसको देखते ही एलिस घबरा जाती है और कहती है कि ये जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं ये बात जब उसके बॉस को पता चलती है तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कुछ नया ट्राई कर रही हो, इससे तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। उधर एलिस भी सोचती है कि अगर उसके बॉस को ये सब अच्छा लग रहा है तो क्यों ना इसी काम को जारी रखा जाए। जिसके अगले दिन वो बहुत ही सुंदर बनकर बिली के कॉलेज पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि आज रात को तुम फ्री हो क्या? बिली कहता है कि मैं तो जब से पैदा हुआ था तब से ही फ्री बैठा हूँ। अब बिली को लग रहा था कि एलिस उसके साथ इंटीमेट होने वाली है, लेकिन वो तो उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर रात को एक पार्टी में ले जाती है। वहीं जब बाकी के लोग उसे एक जवान लड़के के साथ घूमते हुए देखते हैं तो वो सभी एलिस से जलने लगते हैं। फिर अगले दिन वो बिली को अपने साथ एक फैशन शो में ले जाती है, जहाँ पर जब मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी तो उसी दौरान एक मॉडल की हील टूटने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। पर तभी बिली उसे उठाने के लिए उसके पास आता है, जो सब एलिस की कंपनी की सीईओ भी वहाँ पर देख रही थी। फिर फैशन शो के बाद वहाँ पर एक पार्टी होती है, जहाँ पर एलिस बिली के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी और वहीं ये सब उसका बॉस भी देख रहा था। दरअसल एलिस ये सब अपने बॉस को दिखाने के लिए कर रही थी, ताकि उसके बॉस को लगता रहे कि वो कुछ नया ट्राई कर रही है। आगे पार्टी के बाद बिली उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर जाने से पहले वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने नहीं देती और वहाँ से अपने घर चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बिली उसका दरवाजा खटखटाता है और एलिस जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बिली तुरंत उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। अब क्योंकि एलिस को भी इसमें मजा आने लगा था तो वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और तब तक इंटीमेट होते रहते हैं जब तक सुबह नहीं हो जाती। फिर सुबह होते ही एलिस को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि वो अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ इंटीमेट हो गई, पर क्योंकि रात को उसे बहुत मजा आया था तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं। इस दौरान एलिस बिली के साथ कई बार इंटीमेट भी होती है और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसे ही जब वो शीशे में खुद को देख रही थी तो वो सोचने लगती है कि 4-5 सालों बाद तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन बिली तो तब भी जवान
जवान ही रहेगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी बिली मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना वो आज करता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो करेगा। इसलिए अगले ही दिन वो बिली से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि देखो बिली, ये सब मौज मस्ती 1-2 सालों तक तो चल सकती है, लेकिन जिस दिन तुम्हें मुझसे भी कोई सुंदर मिल गई तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब ये सुनकर बिली निराश हो जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ उसी से ही प्यार करता था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एलिस की सीईओ इनके ऑफिस आती है ताकि वो अगले महीने में आने वाली मैगजीन का कवर फोटो डिसाइड कर सके। तभी वो एलिस से कहती है कि इस बार मुझे कवर फोटो के लिए एक नया मॉडल चाहिए। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड बिली का क्या हुआ। मुझे लगता है कि हमारे कवर फोटो के लिए वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा क्योंकि मैंने उसे उस दिन फैशन शो में उस मॉडल की मदद करते हुए देखा था और मुझे लगता है कि हमारे कवर फोटो के लिए उसका चेहरा बिल्कुल बेस्ट है। अब उसका नाम सुनते ही एलिस परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से तो उससे अपना पीछा छुड़वाया था और ये बुढ़िया उसे वापस लाने को कह रही थी। तभी उनका बॉस कहता है कि मैम ये काम तो बहुत आसान है क्योंकि बिली एलिस के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे एलिस अपने बॉस के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे से ये नहीं होगा क्योंकि मैंने बिली से ब्रेकअप कर लिया है और अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर बॉस कहता है तो मैं क्या करूँ, अब तुम्हें उससे कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन अगर वो फोटोशूट वाले दिन यहाँ पर नहीं आया तो उसके अगले दिन से तुम भी ऑफिस मत आना। अब एलिस के लिए उसकी इज्जत से ज्यादा उसकी नौकरी जरूरी थी तो वो बेशरम होकर बिली को कॉल करती है, लेकिन जब वो उसका फोन नहीं उठाता तो एलिस सीधा उसके घर पहुंच जाती है। आगे बिली उसे अपने साथ कॉफी पे ले जाता है जहाँ पर एलिस उसे सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बिली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिस दिन उसका फोटोशूट होने वाला था तभी वो तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि वो एलिस से अभी भी बहुत प्यार करता था। आगे जब वो अपने बाल सेट करवा रहा था तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि एलिस बहुत ज्यादा मतलबी है, उसने मेरा भी फायदा उठाया ताकि जॉब में उसे प्रमोशन मिल सके। अब ये सुनकर बिली को गुस्सा आने लगता है और वो तैयार होकर फोटोशूट पर पहुंचता है, लेकिन उसकी उदास चेहरे को देखकर कैमरे वाली कहती है कि तुम थोड़ा मुस्कुरा भी लो। बिली कहता है कि तुम फालतू मत बोलो और तुम्हें जो काम दिया है वो करो। अब ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तो इस गधे की फोटो नहीं खींचूंगी। तभी बिली भी भड़क जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जो कहकर वो सब कुछ ऐसे ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी एलिस उसको रोकने के लिए उसके पीछे आती है पर तभी बिली उसे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने मुझे किसी आवारा कुत्ते की तरह सड़क पर छोड़ दिया। वहीं ये सब बातें वहाँ पर खड़े सभी लोग भी सुन रहे थे। आगे उसका बॉस एलिस के पास आकर कहता है कि तुमने इस बेचारे का फायदा उठाया, जो कहकर वो उसे काम से निकाल देता है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एलिस को देखते हैं जो अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। इसी दौरान उसे एहसास होने लगता है कि उसने बिली के साथ सही नहीं किया। उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी था शायद वो सच्चा वाला प्यार था जिसे वो कभी भी समझ नहीं पाई। अब वो अपने प्यार को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भागकर उसके कॉलेज आ जाती है और फिर पूरी क्लास के सामने बिली को प्रपोज कर देती है। वहीं बिली जो एलिस से अभी भी प्यार करता था वो ये सुनते ही एलिस के पास दौड़ा चला आता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब घर की लड़की एमी को देखते हैं जो अपनी माँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसको पैसा देने से मना कर देती है। अब एमी पैसों के लिए अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और उनसे कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे देते हो तो मैं अपने सारे कपड़े भी उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए एमी अपने जीते हुए पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले लेती है। फिर एमी जब वहाँ पर चल रही होती है तभी उसका सैंडल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और इस वजह से एमी काफी दुखी हो जाती है। वो वॉशरूम में जाकर बहुत रोती है, पर तभी वहाँ पर एमी के पास दिमित्री नाम का एक आदमी आता है और वो एमी को शांत करके उसे दोस्ती कर लेता है। फिर वो उसे डिनर पर ले जाता है। तभी वहाँ पर मिस मारियाना आती है और एमी उसको देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इस पर मारियाना बताती है कि मैंने मिस ब्यूटी बनने के लिए कई लोगों के साथ रात गुजारी है। फिर मारियाना एमी को एक कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिमित्री कहता है कि अगर तुम्हें सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलना होगा। अब एमी भी पैसे कमाने के लिए उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमी की माँ आ जाती है और उसे डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। आगे एमी की माँ उसे समझाती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेहनत से कमाओ। जिसके बाद वो दोनों बस में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एमी को अभी भी पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बस से उतरकर मारियाना से मिलने चली जाती है। दरअसल मारियाना और उसकी माँ कॉल गर्ल होती है और वो दोनों एमी को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। वो दोनों एमी को एक रूम में भेजती है जहाँ पर उसको दिमित्री के साथ इंटीमेट होना था। आगे दिमित्री एमी के साथ इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद मारियाना की माँ एमी को पैसा कमाने के लिए कुछ टिप्स देती है, जैसे कि उसे अलग अलग पोजीशन में करने के अलग अलग पैसे लेने चाहिए। जिसके बाद एमी कई अमीर आदमियों के साथ अपनी रातें गुजारने लगती है, जिससे एमी भी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। फिर एक दिन पार्टी के दौरान उन लोगों की नजर कुछ कॉल गर्ल्स पर जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो सभी एक लग्जरी बोट पर चढ़ रही थी। तभी उन्हें देखकर एमी मारियाना की माँ से कहती है कि अगर हमें भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो हमें भी उन लड़कियों की तरह उस बोट पर जाना होगा।
लेकिन मारियाना की माँ उसे कहती है कि अभी तुम उस लायक नहीं हुई हो, जो सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी वो उस बोट पर एक आदमी को देखती है और मारियाना से कहती है कि हमें पैसा कमाने के लिए इस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। फिर अगले दिन वो सभी एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। तब एमी और मारियाना उसके पीछे जाने लगती हैं और आगे उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक महंगे कसिनो में जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। तब एमी भी अपने सारे पैसे देकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है, जिसका नाम सैम होता है। तब एमी कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम एक रात के लिए मारियाना के साथ सो सकते हो। जिसके बाद एमी हार कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजार कर वापस आती है। तब मारियाना की माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि एमी जुए में सारे पैसे हार गई थी। लेकिन एमी ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। फिर अगले दिन एमी, मारियाना और उसकी माँ होटल छोड़कर जा रही थी। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। तब वो तीनों सैम से मिलने चली जाती हैं और मारियाना की माँ सैम से बात करने लगती है, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता। तभी एमी सैम से पूछती है कि मारियाना के साथ तुम्हारी रात कैसे गुजरी, जिस पर सैम कहता है कि मारियाना के साथ उसे बहुत मजा आया और साथ ही वो कहता है कि मैं अमीर लोगों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एमी, मारियाना और वो की माँ लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है, लेकिन वो सारी लड़कियाँ ऐसी थी जिसे देखकर सभी ठंडे पड़ सकते थे, इसलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारियाना बताती है कि मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। जिसके बाद एमी और मारियाना फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एमी को एक किताब मिलती है जिसमें सभी मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे। तब एमी उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है और अगले दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है और उन सभी को सिखाने लगती है कि कैसे मर्दों को आकर्षित करना है। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एमी की माँ आ जाती है और उसमें से कुछ लड़कियाँ वहाँ से जाने लगती हैं। तभी एमी अपनी माँ को देखती है, लेकिन एमी की माँ को सब कुछ पता चल चुका था। एमी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमी की माँ उसकी बातें नहीं सुनती, जिससे एमी गुस्सा होकर कहती है कि आप भी तो कई बार अपने बॉस के साथ सो चुके हो। तब ये सुनकर एमी की माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एमी के दिए हुए पैसे उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एमी बहुत दुखी हो जाती है। तब मारियाना एमी को चुप कराती है और उसे थोड़ी हिम्मत देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी ने सैम के मुताबिक खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम कर लिया था, जिनमें कमीला नाम की एक वेट्रेस भी थी, जो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए एमी के साथ आई थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती हैं, जहां सैम उन्हें कुछ रूल बताता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की खुद से गेस्ट को अप्रोच नहीं करेगी। इसके बाद सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर वो सभी सेनेटिनो और उसके दो भाइयों से मिलते हैं। तभी सेनेटिनो को वहाँ पर कमीला पसंद आ जाती है, इसलिए सेनेटिनो कमीला को अपने रूम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन एमी और सैम आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मारियाना की माँ मारियाना से कहती है कि हमें सेनेटिनो को फंसाना होगा ताकि हम एमी को छोड़कर ज्यादा पैसा कमा सकें। जिसके बाद वो दोनों सेनेटिनो से मिलने उसके पास जाती हैं, लेकिन सेनेटिनो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो सुनकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सैम एमी को मारियाना और उसकी माँ की हरकतों के बारे में बता देता है कि उन्होंने नियम के खिलाफ जाकर सेनेटिनो से बात करने की कोशिश की। फिर अगली सुबह सभी लड़कियां अपने कमरे में होती हैं। तभी वहाँ पर मारियाना आती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि इंटीमेट के दौरान उसको टॉर्चर किया गया था। आगे सेनेटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी पार्टी के लिए 50 और लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो मारियाना और उसकी माँ को साथ लाने से मना कर देता है। इसके बाद एमी मारियाना और उसकी माँ के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है, लेकिन वो सेनेटिनो वाली बात उन दोनों को नहीं बताती। आगे वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाते हैं, जहाँ पर एमी बार्टेक नाम के एक लड़के से मिलती है, जो कि पेंटिंग बनाकर गरीब लोगों की मदद करता था। इसलिए एमी उसकी पेंटिंग को ज्यादा पैसों में खरीद लेती है, जिससे उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एमी बार्टेक के घर पर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली घोड़ों का बिजनेस करती है। तब बार्टेक एमी को अपनी माँ से मिलाता है और वो एमी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। आगे डिनर के दौरान बार्टेक के पिता उसे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसी दौरान एमी के पास बार बार मैसेज आ रहा था, जिसको देखकर बार्टेक के पिता को उस पर शक होने लगता है, पर तभी एमी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी और मारियाना की माँ के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब गुस्से में एमी उसे बता देती है कि सेनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उसकी पार्टी में लाने से मना कर दिया है, जिसे सुनकर वो एमी और कमीला को अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद वो तीनों बार्टेक के घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन एमी और कमीला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेते हैं और एमी उन लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है, जहां पर सैम उनमें से कुछ लड़कियों को अपने साथ मिस्टर एक्स के पास लेके जाता है। तभी मिस्टर एक्स कहता है कि जो भी उसे हंसाएगा उसे $50,000 मिलेंगे। जिसके बाद सारी लड़कियां उसे हंसाने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक लड़की का विग निकल जाता है। अब ये देखकर मिस्टर एक्स बहुत खुश होता है और उस लड़की को पैसे दे देता है। फिर रात को एमी और वो सभी लड़कियां एक पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर सेनेटिनो और उसके भाई भी होते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद
जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका सारा सामान और पैसे चोरी हो चुके हैं, जो देखकर एमी काफी परेशान हो जाती है। साथ ही उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। तब सैम उन लड़कियों को किसी तरह से बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन बोट में शेखू की पार्टी चल रही थी, जहाँ पर सैनेटिनो का भाई एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर सैम भी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर सैनेटिनो आकर अपने भाई को रोक लेता है। आगे सैम एमी को अपने रूम में लेके जाता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। तभी एमी सैम के साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। आगे पार्टी खत्म होने के बाद सारी लड़कियां वापस जाने लगती हैं। तभी बार्टेक वहाँ पर आकर एमी को अपने साथ एक बीच पर लेके जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर कुछ साल बाद एमी एक बच्चे को जन्म देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बार्टेक से शादी कर ली थी। आगे वो टीवी पर कमीला की मौत के बारे में सुनती है। फिर एक दिन सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर एमी के घर पर आता है। तब एमी सैम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। सैम बताता है कि दुबई के प्रिंस एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वह दोबारा तुमसे काम करवाना चाहते हैं। एमी कहती है कि मेरी एक फैमिली है और मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगी, जो सुनकर सैम वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मारियाना और उसकी माँ एमी से मिलने आती है और उसको उनके साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर एमी उनको भी मना कर देती है। फिर एमी जब अपने घर पर आती है तो टीवी पर उसका और दिमित्री का वीडियो चल रहा था और यहाँ पर बार्टेक के पिता को भी सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो एमी को अपने घर से निकाल देता है। अब इससे परेशान होकर एमी मारियाना और उसकी माँ के पास जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ लड़कियों को लेकर दुबई चली जाती है। यहाँ पर अब बहीर राजा बन चुका था और वह एमी को उसके दिए हुए चोट के निशान दिखाता है। तभी एमी जल्दी से मारियाना और उसकी माँ के पास जाकर उनको वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन मारियाना की माँ कहती है कि हमें पता है कि सैनेटिनो मर चुका है और अब बहीर ही यहाँ का राजा है और उसी के कहने पर तो हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। जो सुनकर एमी वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है, लेकिन बहीर उसे पकड़ लेता है और वापस लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से वो की हालत खराब हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाती है, लेकिन तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि कमीला की मौत एमी की वजह से हुई थी और एमी का पता पुलिस को कमीला के बॉयफ्रेंड ने दिया था, जिसके बाद एमी को जेल हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद एमी जेल से छूट जाती है और अब वो अपनी माँ की शॉप में काम करने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी शुरू होती है 1974 से, जहाँ पर हम स्केटर और उसकी बहन वॉयलेट को देखते हैं, जो कि अपने पिता के साथ उनके एक होटल में रहते थे और उस होटल को चलाने में वो दोनों बच्चे अपने पिता की मदद करते थे। पर क्योंकि वो होटल कुछ खास नहीं चल रहा था, तो बच्चों के पिता उस होटल को एक अमीर व्यापारी बैरी को बेचना चाहते थे। बैरी कहता है कि वो इसकी जगह एक 5 स्टार होटल बनाएगा, जिसके साथ ही वो उससे ये भी वादा करता है कि बड़ा होने के बाद वो स्केटर को इस होटल में एक अच्छी पोजीशन पर नौकरी भी देगा। आगे धीरे धीरे वक्त बीतता है और 25 साल गुजर जाते हैं। यहाँ बैरी ने उस छोटे से होटल को पूरी तरह बदल कर एक 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया था। आगे वादे के मुताबिक उसने स्केटर को अपने होटल में काम पर तो रखा, पर सिर्फ साफ सफाई और रिपेयरिंग के काम के लिए। लेकिन वहीं स्केटर को अब भी लगता था कि आज नहीं तो कल उसे इस होटल में मैनेजर बनने का मौका जरूर मिलेगा, इसलिए उसे जो भी काम दिया जाता था वो उसे पूरे लगन से करता था। फिर ऐसे ही एक दिन होटल में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जहाँ बैरी सबको बताता है कि हम एक नया होटल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि इस पूरे शहर का सबसे बड़ा होटल होगा। अब इस होटल को चलाने के लिए उसे एक मैनेजर की जरूरत थी, जिस दौरान स्केटर को लगता है कि इस बार मैनेजर बनने का मौका तो उसे ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मौका मिलता है स्मिकी नाम के आदमी को, जो कि बैरी की बेटी का बॉयफ्रेंड था और जल्दी ही उससे शादी करने वाला था। अब इस बात से स्केटर को बहुत दुख होता है कि बैरी उसके पिता से किया हुआ वादा भूल चुका है। आगे स्केटर अपनी बहन वॉयलेट से मिलने जाता है, जिसके 2 बच्चे थे और उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था, जिसके साथ ही वो जिस स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी करती थी वो स्कूल भी बंद होने वाला था, इसलिए वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रही थी। जिस दौरान वो स्केटर से कहती है कि दिन में तो मेरी दोस्त जिल मेरे बच्चों का ख्याल रख लेगी, बस रात में उनको तुम संभाल लेना, क्योंकि रात में उसको नाइट स्कूल में पढ़ने जाना होता है। आगे दिन में जिल आकर बच्चों की देखभाल करती है और फिर उसके जाने के बाद रात को जब स्केटर बच्चों को देखने आता है, तभी वो बच्चे उसे कहते हैं कि हमें पहले कहानी सुननी है, क्योंकि बिना कहानी के तो हम नहीं सोते। अब स्केटर वहाँ पर कहानियों की किताबें देखने लगता है, लेकिन जब उसे एक भी ढंग की किताब नहीं मिलती तो वो उनको अपने मन से ही कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही होनहार योद्धा हुआ करता था, लेकिन राजा और उसके साथी उस पर विश्वास नहीं करते थे। राजा सिर्फ उसी पर विश्वास करता था जो उसकी चापलूसी करते थे और उसके आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते थे। दरअसल वो बच्चों को अपनी ही कहानी सुना रहा था कि किस तरह वो नए होटल को अच्छे से चला सकता था, लेकिन होटल के मालिक बैरी ने उसे एक मौका तक नहीं दिया। वो मौका उसने मिकी को दे दिया, जो उसकी चापलूसी करता था, उसके आगे पीछे घूमता था और उसकी बेटी का नौकर मंगेतर बन चुका था। फिर कहानी की एंडिंग में स्केटर कहता है कि वो होनहार योद्धा इस सबसे परेशान हो जाता है और अपने आप को मगरमच्छों के हवाले कर देता है। लेकिन इस कहानी की एंडिंग उन बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो उसे कहते हैं कि इस कहानी की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि
वो राजा उस योद्धा को एक मौका दे देता है, जो सुनकर वहाँ के सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और तभी वहाँ पर कैंडी की बरसात होने लगती है। लेकिन स्केटर को ये हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं आती, तो वो उन्हें कहता है कि ये कैसी एंडिंग है। इस पर बच्चे कहते हैं कि ये कहानी हमारी है तो हम इसे कैसे भी बदल सकते हैं। फिर अगली सुबह होटल से स्केटर के पास एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि होटल के मालिक का टीवी खराब हो चुका है, जिसको रिपेयर करने के लिए उसे तुरंत आना होगा। आगे स्केटर वहाँ पर अपनी बहन के बच्चों को भी ले आता है, जिसके बाद वो बैरी का टीवी रिपेयर करने उसके कमरे में जाता है। वहीं बैरी उससे अपने नए होटल के डिजाइन और थीम को डिस्कस करता है, पर तभी स्केटर उसे कहता है कि ये डिजाइन तो कोई दूसरा होटल भी इस्तेमाल कर रहा है, ऊपर से ये आइडिया भी बहुत पुराना हो चुका है। अगर हम इसे अपने होटल में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा होटल दूसरे होटल की कॉपी लगेगा। अब ये सुनते ही बैरी का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो तुरंत वहाँ पर मिकी को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें काम की कोई नॉलेज भी है या नहीं। जो आइडिया तुमने मुझे बताया था वो बहुत ही पुराना है और साथ ही किसी दूसरे होटल से कॉपी किया हुआ है। इसलिए स्केटर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आता है तो मैं तुम्हें नए होटल का मैनेजर बना दूंगा। अब ये सुनकर मिकी को जलन होने लगती है और वो बैरी से कहता है कि सर आप ये क्या कह रहे हो, आप इस टेक्नीशियन को मैनेजर बनाओगे। इस पर बैरी कहता है कि तुम दोनों के पास मेरे जन्मदिन तक का टाइम है, मुझे जिसका भी आइडिया पसंद आएगा वो ही मेरे नए होटल का मैनेजर बनेगा। उधर दूसरी तरफ वॉयलेट अपने बच्चों को लेने होटल आती है और उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। वहीं स्केटर भी नाश्ता गाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी आसमान से बहुत तेज कैंडी की बारिश शुरू हो जाती है, जो सिर्फ उसी पर बरस रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि ऊपर एक कैंडी के कक का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन स्केटर को लग रहा था कि उसकी कल रात वाली कहानी सच हो गई है, क्योंकि कहानी के हिसाब से उसके बॉस ने उसे एक मौका भी दिया है और फिर उसके ऊपर कैंडी की बरसात भी हुई है। इसलिए रात होते ही वो फिर से उन बच्चों के पास चला जाता है, वापस अपनी कहानी को सच करवाने के लिए, जहाँ इस बार कहानी में वो खुद को एक काउबॉय बताता है जो अपने लिए एक नया घोड़ा खरीदने आया है। इसी दौरान अस्तबल का मालिक उसे एक लाल कलर का घोड़ा जिसका नाम फरारी है वो उसे ऐसे ही फ्री में दे देता है और इसी के साथ वो अपनी कहानी को यहीं पर खत्म कर देता है। पर तभी बच्चा कहता है कि नहीं मामा जी, कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक सुंदर सी लड़की जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, पर तभी आप वहाँ पर आते हो और जैसे तैसे करके उसे बचा लेते हो, जिसके बाद आप उस लड़की को उसके घर छोड़ने जाते हो। तभी वो लड़की आपको उसकी जान बचाने के बदले में कुछ देना चाहती है, लेकिन आप उसे मना कर देते हो और कहते हो कि अगर मुझे कुछ देना ही है तो $100 मिलियन दे दो, और अगर वो भी नहीं दे सकती तो एक किस ही दे दो। जिसके बाद जब आप दोनों किस करने ही वाले थे तभी वहाँ पर एक बोना आकर आपको लात मारता है और तब जाकर ये कहानी खत्म होती है। जो कहकर वो दोनों बच्चे सो जाते हैं और अपना स्केटर पहुँच जाता है फरारी के शोरूम के बाहर, जहाँ पर वो खड़ा होकर एक लाल फरारी को घूरे जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई तो आकर उसे वो फरारी गिफ्ट कर देगा। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे कहता है कि भाई तू उसे घूर क्यों रहा है, मैं तो तुझे ये फ्री में दिलवा दूंगा। जिसके बाद वो उसे 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें बंद करने को कहता है, पर तभी वो आदमी उसका पर्स चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। आगे जब स्केटर निराश होकर होटल की तरफ जा रहा था तभी वो देखता है कि उसके मालिक की बेटी को मीडिया वालों ने घेर लिया है, जिसको जब वो वहाँ से बचा कर निकाल लाता है तो वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर जब वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक बोना आता है और स्केटर को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि लड़की का सारा मूड खराब हो चुका था तो वो स्केटर को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान स्केटर देखता है कि उसके पास तो फरारी है। वो उसे कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये फरारी तेरे पास निकलेगी, अब जल्दी से ये फरारी मुझे दे दे। लड़की कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। स्केटर कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई ना, तो तुम खुश होकर मुझे ये फरारी गिफ्ट में दे दो। लड़की कहती है कि शायद तुम पागल हो चुके हो, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर स्केटर को समझ आने लगता है कि अगर कहानी वो सुनाएगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर वो ही कहानी बच्चे सुनाएंगे तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। जिसके बाद वो वापस उन बच्चों के पास पहुँच जाता है और उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि एक बार एक राजा था और उसकी एक राजकुमारी थी, और उसी राज्य में एक बहुत ही होनहार योद्धा भी था, जो अपने महान कामों से राजकुमारी को इम्प्रेस कर लेता था, जिसके चलते राजकुमारी का पिता भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे वहाँ का राजा बना देता है। दरअसल ये कहानी उसी की थी जिसमें राजा बैरी था, राजकुमारी उसकी बेटी और योद्धा वो खुद था। अब उसकी ये कहानी सुनकर वो बच्चे खुश हो जाते हैं, इसलिए उसे लगने लगता है कि अब तो उसकी ये कहानी सच हो जाएगी। जिसके अगले दिन वो अपने बॉस की बेटी को कॉल करता है, लेकिन वो तो अपने काम से किसी दूसरे शहर जा रही थी। इसी दौरान एक स्केटिंग करती हुई लड़की उससे टकरा जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिज थी। आगे वो दोनों बातें करने लगते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं, जिस दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब स्केटर के पास बच्चों को कहानी सुनाने के लिए एक ही रात बची थी, क्योंकि उसकी अगली रात को उसे अपने बॉस की बर्थडे पार्टी पर जाना था, जहाँ पर उनको अपना आइडिया सुनाना पड़ेगा। आगे वो बच्चों को एक प्लेनेट की कहानी सुनाता है, जहाँ पर वो एक विलेन से मुकाबला करने जाता है। आगे इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई होती है और अंत में ये लड़ाई स्केटर जीत जाता है। लेकिन अब बच्चों को इस कहानी का अंत पसंद नहीं आता, इसलिए उसकी भांजी बॉबी कहती है कि लड़ाई के बाद स्केटर पर आग का एक गोला आकर गिरता है और वो वहीं पर भस्म हो जाता है, जो सुनते ही स्केटर घबरा जाता है और वो उन्हें कहता है कि नहीं, ये कहानी का एंड नहीं हो सकता। लेकिन वो बच्चे उसकी एक नहीं सुनते और चद्दर तान कर सो जाते हैं। फिर अगली रात वो अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ पर चारों तरफ आग ही आग थी, जिसको देखकर स्केटर बहुत ज्यादा घबरा
घबरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों की प्रेजेंटेशन देने का टाइम भी आ जाता है। पहली बारी मिकी की होती है, जो उन सभी को गाना गाकर अपनी प्रेजेंटेशन सुनाता है, लेकिन उसका ये आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आता। इसके बाद स्केटर की बारी आती है और वो सभी से कहता है कि पिछले हफ्ते मेरे भांजा भांजी इस होटल में रहने आए थे, जहाँ पर उनको सब कुछ नया सा लग रहा था और उनको यहाँ पर घर जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। इसलिए हमें एक ऐसा होटल बनाना चाहिए जो हमें घर वाली फीलिंग दे, जहाँ पर हम जब तक रहना चाहे तब तक रह सके, और इसी वजह से हमारे क्लाइंट भी ज्यादा दिनों तक यहाँ पर रुक पाएंगे और हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अब क्योंकि ऐसा होटल उनके शहर में दूसरा और कोई नहीं था, तो बैरी को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने नए होटल का मैनेजर बना देता है। इसके बाद बैरी के केक काटने की बारी आती है, जो कि किसी ज्वालामुखी की तरह बना हुआ था और उसमें से आग निकल रही थी। अब ये देखकर स्केटर बहुत घबरा जाता है और वो उस आग को बुझाने में लग जाता है। वहीं ये सब देखकर बैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्केटर को उसी समय फायर कर देता है। अब फायर शब्द सुनते ही स्केटर को समझ आता है कि ये फायर आग वाला नहीं था, बल्कि उसको नौकरी से निकालने वाला फायर था। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि जहाँ पर बैरी अपना नया होटल बनाने वाला है, वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर उसके भांजा भांजी पढ़ते हैं। इसी दौरान उसे जेल मिलती है, जो कि उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्कूल की जगह होटल बनाने का आइडिया बैरी को उसी ने ही दिया है। उधर दूसरी तरफ बैरी शहर के कमिश्नर से कुछ बातचीत करने जाता है, जिस दौरान जेल उसे मिलती है और वो उसे स्कूल तोड़ने से मना करने लगती है, लेकिन बैरी उसकी एक नहीं सुनता और कमिश्नर से मिलने उसके पास जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि स्केटर वहाँ पर पहले से ही मौजूद था, जो कि कमिश्नर को स्कूल न तोड़ने के लिए मना चुका था, क्योंकि वो कमिश्नर भी उसके बचपन की दोस्त थी। आगे वो बैरी से कहती है कि हमने तुम्हारी स्कूल तोड़कर होटल बनाने की परमिशन रद्द कर दी है और होटल बनाने के लिए हमने एक अच्छी लोकेशन भी ढूंढ ली है, जो कि बीच के पास है। अब ये आइडिया बैरी को बहुत अच्छा लगता है और वो स्केटर को गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि मिकी कुछ ही देर में स्कूल को ब्लास्ट करने वाला है, जिसको रोकने के लिए वो उसके पास कॉल भी करता है, लेकिन मिकी जानबूझकर उसका कॉल नहीं उठाता। तभी स्केटर जेल को लेकर तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। आगे वो स्कूल की फेंसिंग तोड़कर अंदर आता है और मिकी की छाती पर एक लात की देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब अपने स्केटर की बहादुरी से जिल बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे पकड़कर किस करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे स्केटर अपने पिता के नाम पर खुद का एक होटल बनाता है, जहाँ पर वो मिकी को एक वेटर की नौकरी देता है। दूसरी तरफ होटल का कारोबार छोड़कर बैरी मेडिकल बिजनेस में चला जाता है। वहीं उसकी बेटी एक वेटर को सेट करके उससे शादी कर लेती है। अब उस भाई के लिए तो क्या ही बोले, उसकी तो जिंदगी बन चुकी थी। वहीं स्केटर भी जिल से शादी कर लेता है और सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें मॉम, डैड और उनके 3 बच्चे रहते थे। ये परिवार आबादी से बहुत दूर रहता था और इन लोगों ने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बांध रखी थी, ताकि इन्हें बाहर का कुछ पता न चल सके। साथ ही इनके परिवार के कुछ अजीब नियम थे, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते और तो और ये लोग अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाते थे। साथ ही इन्होंने अपने बच्चों को ये बता रखा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए जब भी तुम बिल्ली को देखो तुम वहाँ से भाग जाओ। आगे हम देखते हैं कि तीनों बच्चे एक रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, जिसको इनकी माँ ने इनको सिखाने के लिए रिकॉर्ड की थी। वहीं दूसरी तरफ हम इनके डैड को देखते हैं, जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था। आगे हम देखते हैं कि वो अपने फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड को अपनी कार में बिठाकर घर ले आता है। उसने सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, ताकि उसे पता न चले कि इनका घर कहाँ पर है। अब बाप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को घर इसलिए लाया था ताकि ये उसके बेटे के साथ इंटीमेट होकर उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। और फिर इंटीमेट होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बेटी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी बड़ी बहन सिक्योरिटी गार्ड के हेयर बैंड को देखकर पूछती है कि इसमें क्या लगा है। वो कहती है कि चमकने वाले पत्थर। बड़ी बहन पूछती है कि ये क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ये पत्थर अंधेरे में चमकते हैं। बड़ी बहन कहती है कि सच में, ये तो बहुत ही अनोखी चीज है। फिर वो बताती है कि मेरे पास भी एक हेयर बैंड था, लेकिन मैंने तो उसे छोटी बहन को सॉक्स के बदले दे दिया। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स ने इन्हें पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। ये लोग अभी भी आदिवासी युग में जी रहे हैं, जिसमें लोग अपने सामानों की अदला बदली करते थे और वहाँ पर पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी। आगे डैड पूरी फैमिली को इकट्ठा करके उनकी वीडियो बनाते हैं। छोटी बहन कहती है कि मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर वीडियो बनवानी है, जिसके बाद उनका बाप इन सभी की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपने पास रख लेता है। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड को उसके बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए पैसे देता है और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस छोड़ आता है। अब रात होती है तो वो सभी लोग डिनर के लिए तैयार होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिनर के लिए कौन तैयार होता है, पर ये भी इनके घर का एक नियम था। वहीं बेटा अपने जूते पॉलिश करके और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ दोनों बहनें भी स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती हैं। फिर डिनर के दौरान हमें पता चलता है कि जिस भी बच्चे ने पूरे दिन सबसे अच्छा बर्ताव किया था उसे इनाम दिया जाएगा, और इनाम के तौर पर इन्हें कुछ नहीं बल्कि ये बच्चों वाले स्टिकर दिए जाते थे। और जिस भी बच्चे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर होते थे उस रात घर में उसी की ही चलती थी, मतलब वो अपने लिए कुछ भी मांग सकता था। तभी छोटी बहन अपनी मॉम से फोन मांगती है और इसकी मॉम उसे नमकदानी उठा कर देती है, जिसका मतलब था कि ये लोग नमकदानी को ही फोन कहते थे। आगे हम देखते हैं कि तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा स्टिकर इस लड़के के पास होते हैं। अब हमको लगता है कि ये बच्चा अपने लिए कोई बाइक या कार मांगेगा, लेकिन ये गधा कहता है कि हम सब तो टीवी देखेंगे। फिर हमको लगता है कि ये कोई इंग्लिश फिल्म, कोई एवेंजर्स टाइप देखेंगे, लेकिन ये
घते तो अपनी दिन में रिकॉर्ड की गई वीडियो को रात में देखते हैं, क्योंकि इनके बाप ने इन्हें कुछ बता ही नहीं रखा था कि मूवीज जैसा कुछ होता भी है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़का अपने डैड की कार धो रहा था और फिर कार धोने के बाद वो पेड़ों के पास जाकर उनसे बातें करने लग जाता है। तभी उसे पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से एक पत्थर उठाकर उन्हें दीवारों के बाहर फेंकने लगता है और ये सब करते हुए उसके माँ बाप भी उसे देख लेते हैं। अब इस गुनाह की उसे सजा दी जाती है, जिसमें उसे एक ढक्कन लिसरीन को कुछ देर तक अपने मुंह में रखना था और जब तक इसके मुंह में बुरी तरह जलन ना हो वो उसे थूक नहीं सकता था। फिर अगले दिन इनके घर के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़कर जा रहा होता है, जिसे देखकर बड़ी बहन कहती है कि काश ये नीचे गिर जाए और मुझे मिस जाए, पर तभी उसकी माँ उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जब तुम इसके लायक हो जाओगी तब तुम्हें ये मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये लोग दिन भर टाइम पास करने के लिए उल्टे सीधे काम करते रहते थे, जिसमें ये दोनों बहनें अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म छिड़कती थी और उन्हें सूंघकर बेहोश हो जाती थी और अब इनमें से जिसको भी पहले होश आएगा वो ये गेम जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉम ने अपने रूम में एक टेलीफोन छुपा रखा है, जिससे वो अपने पति से बात करती है और उसे अपने घर की करंट सिचुएशन के बारे में बताती रहती है। लेकिन फिर एक दिन बड़ी बहन उसकी माँ की बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि उसकी माँ पागल हो चुकी है और खुद से ही बातें कर रही है। आगे हम देखते हैं कि इनका बाप जब घर पर आता है तो घर आने से पहले वो अपनी कार में से खाने पीने का सामान निकालकर उनमें से सभी लेबल्स को हटा देता है, ताकि इन लोगों को बाहर के बारे में कुछ पता ना चले। इसके अलावा इनके माँ बाप ने इन लोगों को ये भी बता रखा है कि तुम लोगों का एक और भाई था जो कि एक दिन इन दीवारों से बाहर चला गया, जिसके बाद से वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इनके माँ बाप इन्हें ये सब बातें इसलिए बताते थे ताकि ये लोग कभी भी घर से बाहर जाने के बारे में ना सोचें। फिर अगले दिन रोज की तरह इनका बाप ऑफिस के लिए निकलता है और फिर घर वापस आते वक्त वो अपने कुत्ते को लेने जाता है, जिसे उसने ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ था। पर तभी ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हारे कुत्ते की अभी सेकंड लेवल की ट्रेनिंग जारी है और अभी उसे इसी तरह 5 लेवल को और पूरा करना है। अब क्योंकि बाप को उसका कुत्ता नहीं मिला था तो वो घर पर आकर अपनी पूरी फैमिली को कुत्ता बनाकर उनसे भुकवाने लगता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि इनके बाप ने अपने बच्चों की परवरिश कुत्तों की तरह करी है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बाप सिक्योरिटी गार्ड को लेकर फिर से घर पर आता है ताकि वो उसके बेटे के साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन इस बार वो सिक्योरिटी गार्ड लड़के को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए जिसपे चमकीले पत्थर लगे हैं। बड़ी बहन कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कहती है तो तुम्हें इसके बदले में मुझे भी कुछ देना होगा। बड़ी बहन पूछती है कि क्या देना होगा। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब क्योंकि बड़ी बहन को वो कीबोर्ड चाहिए था इसलिए वो उसका कीबोर्ड चाटने के लिए मान जाती है। अब कीबोर्ड चाटने के बाद बड़ी बहन को लगता है कि शायद सिक्योरिटी गार्ड को उसमें बहुत मजा आया होगा, इसलिए अब वो भी अपना कीबोर्ड चटवाना चाहती थी। आगे बड़ी बहन छोटी बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए। छोटी बहन कहती है कि हाँ क्यों नहीं। बड़ी बहन कहती है तो इसके बदले में तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब वो छोटी बहन से सबसे पहले अपना कंधा चटवाती है, क्योंकि बड़ी बहन को ये पता नहीं था कि कहाँ चटवाने में ज्यादा मजा आता है। अरे बड़ा भाई बाहर अपने एरोप्लेन के साथ खेल रहा था पर तभी वहाँ पर बड़ी बहन आती है और उसे कहती है कि ये एरोप्लेन मुझे दे दो, जिसके बाद वो एरोप्लेन लेकर उसे घर के बाहर फेंक देती है। अब ये लोग घर के बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए जब इन बच्चों का बाप आता है तो बड़ा बेटा अपने बाप से कहता है कि मेरा एरोप्लेन बाहर गिर गया है, प्लीज मुझे उठाकर दे दीजिए। तभी उसका बाप अपनी कार में बैठकर बाहर जाता है और बिना कार से पैर बाहर निकाले उस एरोप्लेन को उठाकर अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि घर के बाहर पैर रखते ही बाहर जो भी शैतान लोग हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए डर के मारे वो लोग घर के बाहर पैर भी नहीं रखते थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि इनके घर पर बिल्ली आ जाती है और जैसा कि इनको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए उसको देखते ही सभी बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। पर तभी लड़का अपने हाथ में हथियार लेकर उस बिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और उसे उस हथियार से मार डालता है। लेकिन जब ये बात इसके बाप को पता चलती है तो वो अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और अपने शरीर पर लाल रंग लगाकर घर पहुंचता है, जिसके बाद वो सभी से कहता है कि बाहर वाले शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि इन बच्चों की माँ फिर से प्रेग्नेंट है, जिसके बाद डैड अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ एक बच्चे को और एक कुत्ते को जन्म देने वाली है, जिसको सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से इनके घर पर आती है और वो फिर से बड़े बेटे को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन वो उसे फिर से मना कर देता है। फिर इंटीमेट होने के बाद वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन इस बार बड़ी बेटी भी उसे मना कर देती है और उससे पूछती है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हेयर जेल लाई हूँ और इससे तुम अपने बालों को कैसे भी सेट कर सकती हो। बड़ी बहन कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, जिसके बाद वो कहती है कि अगर तुम मुझे तुम्हारे बैग में रखी VCR टेप दे दोगी तभी मैं तुम्हारा कीबोर्ड चाटूंगी। दरअसल उसके बैग में रखी हुई टेप्स हॉलीवुड मूवीज की टेप्स थी। आगे हम देखते हैं कि घर पर जब सभी लोग सो जाते हैं तो बड़ी बेटी उस VCR टेप को देखने लगती है। अब बड़ी बहन ने उसमें बॉक्सिंग की मूवी देखी थी तो वो उसके डायलॉग्स को कॉपी करके उसी की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती है और ये पहली बार था कि उसने अपने घर के बाहर की कोई दुनिया देखी थी। लेकिन फिर पता नहीं इसके बाप को इसके बारे में कैसे पता चल जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उस VCR टेप को अपने हाथ में लपेटकर उससे बड़ी बहन को मारने लगता है। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड के घर पर जाता है और इस पाप के लिए उसे भी बहुत बुरी सजा देता है। आगे हम देखते हैं कि इसके बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए अब कोई भी लड़की नहीं बची थी तो उसका बाप अपनी पत्नी
से कहता है कि अब हमारे बेटे को अपनी प्यास अपनी बहनों से बुझानी होगी, लेकिन वो उन दोनों में से किसके साथ करेगा ये डिसीजन वो अपने बेटे पर ही छोड़ देता है। अब बेटा अपनी दोनों बहनों में से बड़ी बहन को चुनता है। आगे हम देखते हैं कि मॉम अपनी बड़ी बेटी को अपने बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार करती है। दरअसल इन बच्चों को रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये कर क्या रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस मूवी को देखने के बाद बड़ी बहन को पता चल चुका था कि इस घर के बाहर भी कोई दुनिया है और अब उसे वो दुनिया देखनी थी। फिर उसी रात को बड़ी बेटी एक पत्थर का डंबल लेकर बाथरूम में जाती है, जिसके बाद वो उस डंबल को उठाकर सीधा अपने दांतों पर मारती है और अपने आगे के दांतों को तोड़ देती है, जिन्हें डॉग टूथ भी कहा जाता था। अब बड़ी बेटी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इन्हें बता रखा था कि जब तक तुम्हारे डॉग टूथ न टूट जाए तब तक तुम इस घर के बाहर नहीं जा सकते। और हमें पता है कि डॉग टूथ इतने मजबूत होते हैं कि वो सिर्फ बुढ़ापे में ही टूटते हैं, इसलिए बड़ी बेटी अपने डॉग टूथ को खुद ही तोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने डैड की कार की डिग्गी में जाकर छुप जाती है। क्योंकि उसे पता था कि वो बाहर की जमीन पर कदम नहीं रख सकती, इसलिए वो कार की डिग्गी में जाकर छुप गई। जिसके बाद जब उसके बाप को पता चलता है कि उसकी जवान बेटी घर से भाग गई है तो वो सभी लोग घर के बाहर उसे ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने उसका नाम रखा ही नहीं था तो वो उसे क्या कहकर बुलाते, इसलिए वो सभी उसे भौंक कर बुलाने लगते हैं। फिर काफी देर बीतने के बाद जब उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता तो वो लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन डैड अपनी कार को लेकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी डिग्गी में अभी भी उसकी बड़ी बेटी छुपी हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर सारा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है, लेकिन वो सारा को इग्नोर कर देता है। दरअसल पिछली रात सारा ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था, इसलिए वह सारा से अभी तक गुस्सा था। फिर रात में सारा स्काइलर को मनाने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान सारा देखती है कि स्काइलर काफी अजीब बिहेव कर रहा था। फिर अगली सुबह सारा काफी रोमांटिक मूड में कॉलेज आती है, जिसके बाद वो स्काइलर को किस करने ही वाली थी कि तभी वो उल्टी कर देती है। आगे सारा स्काइलर के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ कियाना नाम की एक लड़की सारा का मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन तभी सारा के पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर कियाना कहती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, जो सुनकर सारा काफी घबरा जाती है। फिर रात को सारा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि नेगेटिव आता है, जिसके बाद सारा सोने चली जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह सारा देखती है कि उसका पेट फूला हुआ है, इसलिए वो उस टेस्ट को उठाकर देखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे जानकर वो काफी दुखी हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिससे बचते हुए सारा खिड़की को कूदकर बाहर आ जाती है। आगे वो अपनी एक दोस्त हेली के पास जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। लेकिन ये सुनकर हेली काफी हैरान थी, क्योंकि किसी का भी एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना नामुमकिन था। आगे हेली सारा को अबॉर्शन कराने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर नर्स सारा का चेकअप करती है। इसी दौरान उस नर्स को सारा के पेट में एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से एक डॉक्टर को वहाँ पर बुला कर लाती है। आगे वो डॉक्टर सारा की मदद करता है, पर तभी हम देखते हैं कि जो क्रिएचर सारा के पेट में था वो काफी तेजी से उसके पेट से बाहर आता है, जिस दौरान उस डॉक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उधर वो क्रिएचर वहाँ पर काफी तोड़फोड़ करने लगता है, जिसके बाद वो उस नर्स पर हमला करके उसे अपने काबू में कर लेता है और तभी हमें पता चलता है कि वो एक एलियन क्रिएचर है। आगे सारा और एली डरकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी कार रोकते हैं और हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों अब बच गए हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में एक और एलियन का बच्चा है, जो देखकर हेली काफी डर जाती है और सारा से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। लेकिन सारा पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वाले ये बात उसकी मॉम को भी बता देंगे। तभी हेली कहती है कि हमें स्काइलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में ही वो मैक्सिको से वापस आया है। लेकिन सारा ये बात उसे भी बताना नहीं चाहती थी। जिसके बाद सारा हेली के साथ अपने घर पर आती है और अपने पेट में से उस दूसरे एलियन को बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन तो बाहर आ ही नहीं रहा था। तभी हेली सारा को डेव के बारे में बताती है, जो कि जानवरों का डॉक्टर था। जिसके बाद वो दोनों डेव के घर जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में ऑस्कर नाम का एक पुलिस वाला आता है, जो वहाँ का हाल देखकर काफी घबरा जाता है। इसी दौरान उसे वहाँ पर सारा का एक भरा हुआ फॉर्म भी मिल जाता है। उधर सारा और हेली डेव के घर पहुँच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वहीं ये सुनकर डेव भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान सारा के पास स्काइलर का फोन आता है, जो उसके साथ कियाना के घर पर रखी एक पार्टी में जाना चाहता था, पर सारा बीमार होने का बहाना बनाकर उसे जाने से मना कर देती है। आगे डेव सारा के पेट में एक जानवरों का इंजेक्शन लगाता है और उसके सामने एक मशीन रख देता है, ताकि जैसे ही वो एलियन बाहर आए वो मशीन में घुसकर मारा जाए। अब सारा उस एलियन को बाहर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन बाहर ही नहीं निकलता। तभी ये देखकर डेव इंजेक्शन के बाकी का डोज लेने अंदर चला जाता है, पर तभी वहाँ पर दरवाजा तोड़कर ऑफिसर ऑस्कर आ जाता है और सारा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इसी दौरान वहाँ पर सारा की मॉम को भी उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो सारा के ऊपर गुस्सा करने लगती है। पर तभी ये सब देखकर ऑस्कर सारा की मॉम को बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि उन्हें सारा के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो सारा के पास
पास आकर उसे पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। सारा उन्हें बताती है कि उसने एक एलियन क्रिएचर को जन्म दिया है, लेकिन उसकी मॉम को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। इसी दौरान वो एलियन एक पुलिस ऑफिसर पर कब्जा करके उस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं होता और वो उनके ऊपर हमला कर देता है। इसी दौरान हेली, सारा और उसकी मॉम एक लॉकअप के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे रोकें। वहीं दूसरी तरफ वो एलियन एक ऑफिसर को कंट्रोल करके बाकी सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है, जिसको देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ऑस्कर उनको रोककर पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पर तभी वो एलियन ऑस्कर पर भी हमला करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद वो डेव को भी मार देता है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक रूम के पास पहुँचते हैं जहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तभी हेली एक ऑफिसर के कटे हुए हाथ को स्कैन करके उसे दरवाजा खोलती है और अंदर जाने लगती है। अब हेली और सारा तो अंदर आ जाती है, लेकिन सारा की मॉम को वो क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको भी कंट्रोल में लेकर उस रूम के अंदर आ जाता है। इसी दौरान सारा के पेट में से वो दूसरा एलियन भी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो पहले वाला एलियन दूसरे एलियन को अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सारा को होश आता है तो वो अपने सामने स्काइलर को देखती है, और जब ये सारी बात स्काइलर को पता चलती है तो वो काफी डर जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं उन दोनों को लग रहा था कि स्काइलर जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद सारा जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे स्काइलर का लैपटॉप मिलता है। सारा उसे उठाकर हेली के पास ले आती है ताकि उन्हें स्काइलर के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन उस लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए हेली उसे लेकर अपने भाई के पास आ जाती है, क्योंकि उसका भाई किसी भी पासवर्ड को आसानी से तोड़ सकता था। उधर दूसरी तरफ वो एलियन सारा की मॉम को कंट्रोल में लेकर एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है। वहीं उस स्टोर में एक आदमी बच जाता है और जल्दी से पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है, जहाँ पर सभी लोग तो मारे जा चुके थे, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था, जो कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। उधर दूसरी तरफ हेली का भाई उस लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ देता है, जिसके अंदर स्काइलर के मैक्सिको ट्रिप वाली वीडियो थी। आगे वीडियो चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि स्काइलर मैक्सिको के एक म्यूजियम में गया था, जहाँ से उसने एक प्राचीन तलवार चुरा ली थी। आगे जब स्काइलर वहाँ से वापस आ रहा था तो उसने एक मूर्ति के प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया, जिसके अंदर से कोई अजीब सी गैस निकली और वो स्काइलर के अंदर चली गई। इसी दौरान सारा को वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखाई देती है और साथ ही साथ वो वहाँ पर दो क्रिएचर को इंटीमेट होते हुए देखती है, जिसे देखकर सारा समझ जाती है कि उसने जिन क्रिएचर्स को जन्म दिया था वो नर और मादा है, जो कि आपस में इंटीमेट होकर अपने जैसे और भी क्रिएचर्स को जन्म देने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ ऑस्कर उस स्टोर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है और वो उसे सारी बातें बताता है। आगे ऑस्कर उस क्रिएचर को मारने के लिए उस स्टोर के अंदर जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन पर सारा का कॉल आता है, जो ऑस्कर से अपनी मॉम के बारे में पूछती है। तभी ऑस्कर सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि सारा की मॉम उन दोनों क्रिएचर्स के पास खड़ी है, लेकिन अगले ही पर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये देखकर ऑस्कर भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद सारा और हेली उस स्टोर में पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे सारा समझ जाती है कि जरूर वो दोनों एलियंस कियाना की पार्टी में गए होंगे, क्योंकि उन दोनों को और एलियंस को जन्म देने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसलिए सारा और हेली भी कियाना की पार्टी में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सारा की मॉम को होश आता है तो वो अपने सामने उन्हीं दोनों क्रिएचर्स को इंटीमेट होते हुए देखती है। वही पार्टी में सारा को कियाना नजर नहीं आती, इसलिए वो कियाना के रूम में आ जाती है, पर तभी सारा देखती है कि कियाना स्काइलर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर सारा स्काइलर को रूम से बाहर ले आती है, जिसके बाद वो सभी को बताने लगती है कि स्काइलर के प्राइवेट पार्ट पर एक एलियन ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वो जिसके साथ भी इंटीमेट होगा वो लड़की एक नए एलियन को जन्म देगी। तभी स्काइलर इंटीमेट होने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिससे वो सारा और हेली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन तभी सारा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उधर वो क्रिएचर अपनी मादा क्रिएचर को प्रेग्नेंट कर देता है और फिर पार्टी में आकर कियाना को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी कियाना उस पार्टी में मौजूद एक लड़के को उठाकर फेंक देती है, जिसे देखकर पार्टी में भगदड़ मच जाती है। तभी सारा उस एलियन के ऊपर उस प्राचीन तलवार से हमला कर देती है। इसी दौरान हेली उस एलियन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो एलियन कियाना को छोड़कर दूसरी लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेता है और हेली को धक्का देकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हेली होश में आकर फिर से उस एलियन को शॉक दे देती है, जिससे वो एलियन उड़ते हुए एक मिक्सर में जा गिरता है। तभी सारा उस मशीन को ऑन कर देती है, जिससे उस एलियन का जूस बन जाता है। आगे सारा अकेले ही मादा एलियन को मारने के लिए बेसमेंट में जाती है, पर तभी वो देखती है कि मादा एलियन कुछ ही देर में अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। ये देखकर सारा जल्दी से अपनी मॉम को खिड़की से बाहर भेजती है। इसी दौरान वो मादा एलियन सारा के ऊपर हमला कर देती है। तभी सारा को वहाँ पर प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाई मिलती है, जिसको लेकर वो उसे मादा एलियन के मुँह पर डाल देती है, जिससे उस एलियन की प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी रुक जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है। आगे हेली वहाँ पर आकर सारा को बेसमेंट से ऊपर खींच लेती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को ले जाने लगती है। आगे सारा उन दोनों एलियंस को मारकर काफी खुश होती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है जहाँ एक अंडे में किसी केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है और देखते ही देखते उसमें से एक नया अंडा बाहर निकल आता है। आगे कुछ लोग हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ स्पार्कल्स नाम का एक स्टार लगाते हैं। एलिजाबेथ एक अवार्ड विनिंग एक्टर होती है जो कि एरोबिक टीवी शो के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। अब स्टार लगने के कुछ वक्त तक तो लोग उसके आसपास आकर सेल्फी लेते हैं और उसे बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्टार पुराना हो जाता है और लोग उसे भूलना शुरू कर देते हैं। आगे हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपने एरोबिक शो की शूटिंग कर रही थी। आज एलिजाबेथ का 50वां जन्मदिन था तो लोग उसे बर्थडे के लिए विश करते हैं। आगे शूटिंग के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम जाती है, पर क्योंकि लेडीज वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। तभी उस वॉशरूम में उस टीवी शो का प्रोड्यूसर हार्वी आता है जो कि किसी से फोन पर बातें करते हुए बोल रहा था कि मुझे शो के लिए अब कोई नई और जवान लड़की चाहिए। वहीं ये बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वो उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे टीवी शो से निकाला जा रहा था। आगे वो शो के प्रोड्यूसर से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, मतलब एक सुंदर और जवान लड़की। इसके बाद जब एलिजाबेथ अपने घर जा रही थी तभी वो देखती है कि कुछ लोग बिलबोर्ड से उसकी तस्वीर को हटा रहे होते हैं और तभी उसका ध्यान भटकने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी खास चोट नहीं आती। आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक करता है, पर क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी तो डॉक्टर उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। अब क्योंकि एलिजाबेथ को शो से निकाला जा रहा था तो वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। तभी इसी हॉस्पिटल का नर्स वहाँ पर आता है जिसके हाथ पर एक निशान था और वो एलिजाबेथ के पास आकर उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक करने लगता है, जिसके बाद वो एलिजाबेथ के कपड़े वापस करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। आगे जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालती है तभी उसकी जेब में से एक पेन ड्राइव निकलती है जिस पर द सब्सटेंस लिखा हुआ था और ये उसी नर्स ने ही उसके कपड़ों में रखी थी। इसी के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी वहाँ पर फ्रेड नाम का एक आदमी आता है जो कि एलिजाबेथ का एक पुराना फ्रेंड था। वो उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे एक कागज के टुकड़े पर अपना नंबर लिख कर देता है। आगे घर आकर एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को प्ले करती है जिसमें उसे द सब्सटेंस नाम के एक सिरम के बारे में पता चलता है जिसके इस्तेमाल से किसी भी चीज का एक जवान और सुंदर वर्जन बनाया जा सकता था। लेकिन ये सिरम दोनों वर्जन को आपस में जोड़कर रखता है और किसी भी हालत में 7 दिन में बारी बारी से दोनों वर्जन को एक्टिवेट करना होता है और अपने नए वर्जन को स्टेबल रखने के लिए उसे हर रोज एक सिरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब एलिजाबेथ शुरुआत में तो उस पेन ड्राइव को निकाल कर फेंक देती है, लेकिन बाद में वो उस नंबर पर फोन करके कहती है कि मुझे वो सिरम ऑर्डर करना है और उन्हें अपना एड्रेस बताती है। वहीं वो सप्लायर तुरंत उसका एड्रेस नोट कर लेता है और उसे अपना एड्रेस बताकर कॉल काट देता है। अगले दिन एलिजाबेथ अखबार पढ़ते हुए देखती है कि टीवी शो में उसे रिप्लेस करने के लिए ऑडिशंस लिए जा रहे थे। उसी न्यूज़पेपर के साथ उस सप्लायर का एक एनवलप भी था जिसमें से एलिजाबेथ को एक लॉकर का नंबर मिलता है। आगे वो उस सप्लायर के दिए हुए एड्रेस पर जाती है जहाँ पर एक कमरे में कुछ लॉकर्स बने हुए थे। वहीं एलिजाबेथ अपने लॉकर में से एक बॉक्स निकालकर उसे घर ले आती है जिसे उस सप्लायर ने वहाँ पर रखा था। आगे वो उस बॉक्स को लाकर उसे ओपन करती है और देखती है कि उसमें कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे रोज एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके साथ ही एक स्टेबलाइजर भी था जिससे खुद के नए वर्जन को हर रोज स्टेबलाइज करना था, वो भी खुद के पुराने वाले वर्जन की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकालकर। इसी के साथ दोनों वर्जन को स्विच करने की इक्विपमेंट दी गई थी और दोनों वर्जन के लिए खाना दिया गया था। इसके बाद एलिजाबेथ खुद को वॉशरूम के शीशे में देखती है और कुछ देर सोचने के बाद वो उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अब कुछ देर तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका शरीर उसका एक नया वर्जन बनाने लगता है और तभी उसकी पीठ को चीरते हुए उसमें से एक लड़की बाहर आती है जो कि एलिजाबेथ का नया वर्जन होती है। अब थोड़ी देर तक तो वो अपनी खूबसूरती को निहारती रहती है और फिर वो अपने पुराने वर्जन की पीठ पर टाके लगाती है जिसके अंदर से वो बाहर निकली थी और इसके बाद वो अपने पुराने वर्जन को खाना देती है। फिर अगले दिन नहाने के बाद अचानक उसकी नाक में से खून आने लगता है। तभी वो जल्दी से अपने पुराने वर्जन की रीढ़ की हड्डी में से सीरम निकालकर खुद को लगाती है और तब जाकर उसे थोड़ा ठीक महसूस होता है। जिसके बाद वो उसी टीवी शो में ऑडिशन देने जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था और वहाँ जाकर वो उन्हें अपना नाम सू बताती है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी तो शो का प्रोड्यूसर तुरंत उसे शो के लिए साइन कर लेता है, लेकिन तभी वो शो के प्रोड्यूसर से कहती है कि मुझे हर हफ्ते अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। पर इसके लिए भी वो प्रोड्यूसर मान जाता है क्योंकि उसे सू किसी भी हालत में अपने शो में चाहिए ही थी। आगे वो सू को लेकर अपना एक नया शो बनाता है और देखते ही देखते एक हफ्ता निकल जाता है और अब उसके पुराने और नए वर्जन के बीच में स्विच करने की बारी आती है।
जिसका मतलब है कि अब अगले एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन जिंदा रहेगा और उसका नया वर्जन बेहोश रहेगा। आगे एलिजाबेथ अपने नए वर्जन से उसका खाना कनेक्ट करती है और वापस अपने स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर वो प्रोड्यूसर उसे एक गिफ्ट देता है। कुछ दिनों बाद फिर से एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर के साथ उसके सप्लायर का भेजा हुआ एनवलप मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी रिफिल किट आपके लॉकर में आ चुकी है। तभी एलिजाबेथ जल्दी से जाकर उस रिफिल किट को अपने घर ले आती है। फिर अगले हफ्ते जब सू जिंदा होती है तो वो अपने वॉशरूम की दीवार को तोड़कर एक कमरा बना देती है, जहाँ पर वो अपने पुराने वाले वर्जन को छुपा कर रख सके। लेकिन तभी शो सुनते ही उसका पड़ोसी उसकी कंप्लेन करने घर पर आता है। लेकिन जैसे ही वो सू को देखता है तो उसकी सुंदरता से इम्प्रेस होकर वो उसकी कंप्लेंट नहीं करता, बल्कि वो तो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद सू अपने पुराने वर्जन को उस नए कमरे में शिफ्ट कर देती है और एलिजाबेथ की फोटोज भी अपने कमरे से हटा देती है। आगे सू के टीवी शो की शूटिंग चालू होती है, जो सबको बहुत पसंद आती है। वहीं उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म होने वाला था और उसे एक्टिवेट करने का समय नजदीक आ गया था, लेकिन सू ये सब किए बिना ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाती है। उसी रात जब वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही थी, तभी उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म हो जाता है और अब उसे एक्टिवेट करने का समय भी आ चुका होता है। लेकिन सू लापरवाही में अपने पुराने वर्जन से स्टेबलाइजर सिरम निकाल कर लगा लेती है और फिर से रोमांस करने लगती है। वहीं स्विच करने के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली अजीब सी हो गई थी और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सू ने सही वक्त पर बॉडी स्विच नहीं की थी। आगे एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मेरे नए वर्जन ने बॉडी स्विच करने में कुछ घंटों की देर कर दी थी, जिस वजह से मेरी एक उंगली डिफेम हो गई है। अब इस उंगली को फिर से ठीक करने का क्या सोल्यूशन है? लेकिन वो सप्लायर उसे कहता है कि जो हो गया है अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता और वैसे भी तुम दोनों तो एक ही हो। आगे एलिजाबेथ अपने लिए नई रिफिल किट लेने जाती है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ पर वही निशान था जो उस हॉस्पिटल वाले नर्स के हाथ पर था जिसने उसे वो पेन ड्राइव दी थी। दरअसल ये बूढ़ा आदमी उस जवान लड़के का पुराना वर्जन होता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से घर चली जाती है। आगे एलिजाबेथ घर आकर अपने पुराने सामान से फ्रेड का नंबर ढूंढती है जो उसे हॉस्पिटल के बाहर मिला था, जिसके बाद वो उसे कॉल करके मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। लेकिन तभी बिल बोर्ड पर सू की तस्वीर देखकर उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है और वो उससे मिलने नहीं जा पाती। आगे सू एक्टिवेट होने के बाद अपने शो की शूटिंग के लिए जाती है, जहाँ अचानक उसके शरीर में से कुछ बाहर निकलने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपनी नाभि के जरिए उस चीज को बाहर निकालती है। वो देखती है कि ये एक मांस का टुकड़ा होता है जो एलिजाबेथ ने खाया था, लेकिन तभी वो देखती है कि ये सिर्फ एक सपना था जो सू एक्टिवेट होने से पहले देख रही होती है। आगे वो शूटिंग के लिए स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर प्रोड्यूसर उसे बताता है कि तुम्हें न्यू ईयर पर होने वाले एक शो को होस्ट करने का मौका दिया जा रहा है, जो कि आज से 3 महीने बाद है। वहीं ये सुनकर सू बहुत खुश होती है और शो को होस्ट करने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि सू हफ्ता खत्म होने के बाद भी काफी दिनों तक एलिजाबेथ की बॉडी में से उस सीरम को निकालती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ पर हो रहा होता है। आगे बॉडी स्विच करने के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो दिखने में एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। दरअसल सू ने स्टेबलाइजर सीरम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं एलिजाबेथ सू से बहुत नफरत करने लगी थी, इसलिए वो टीवी पर अखबार चिपका देती है ताकि वो सू की शक्ल ना देख पाए। आगे वो सप्लायर को कॉल करके इसका सोल्यूशन पूछती है, लेकिन सप्लायर उसे कहता है कि किसी भी तरह आपकी गई हुई उम्र आपको वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो ये सब यहीं पर रोक सकते हो, पर आपको आपकी बाकी की जिंदगी इसी रूप के साथ जीनी होगी। लेकिन एलिजाबेथ को ये मंजूर नहीं होता। आगे बॉडी स्विच करने के बाद जब सू एक्टिवेट होती है तो वो एक ही बार में उसकी बॉडी में से 3 महीने तक का सीरम निकाल लेती है, लेकिन फिर 3 महीने बाद न्यू ईयर ईव से एक रात पहले वो सीरम खत्म हो जाता है और उस वक्त सू अपने एक दोस्त के साथ होती है। तभी वो अपने पुराने वर्जन से और सीरम निकाल ले जाती है, लेकिन अब उसके शरीर में से और सीरम निकलता ही नहीं। तभी उसके नाक में से खून निकलने लगता है और वो जल्दी से सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मेरे पुराने वर्जन में से सीरम नहीं निकल रहा। सप्लायर बोलता है कि आपने उसकी बॉडी का सारा सीरम खत्म कर दिया है, इसलिए अब आपको नया सीरम बनने तक का इंतजार करना होगा, और साथ ही वो उसे तुरंत बॉडी स्विच करने को कहता है। आगे सू गिरते पड़ते वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी स्विच करती है, पर अब क्योंकि सू ने लिमिट से कई ज्यादा उस सीरम का इस्तेमाल कर लिया था, इसीलिए एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ गई थी। आगे जब एलिजाबेथ अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। वहीं जब सू का दोस्त उसकी आवाज सुनकर वॉशरूम तक आता है तो एलिजाबेथ उसे चिल्लाकर भगा देती है। आगे एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मैं ये सब यहीं रोकना चाहती हूँ। जिसके बाद एलिजाबेथ अपने लॉकर में से एक आखिरी किट लेने जाती है, जिसमें एक टर्मिनेशन सीरम होता है, और इस सीरम से वो अपने नए वर्जन यानी सू को खत्म कर सकती थी।
अब एलिजाबेथ सू को वो टर्मिनेशन सीरम लगाने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में उस सप्लायर की आवाजें गूंजने लगती है जो उसे कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जैसी हो वैसी रह जाओगी। पर एलिजाबेथ फिर भी उसे वो इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन पूरा सीरम इंजेक्ट होने से पहले वो रुक जाती है क्योंकि अभी भी वो सुंदर बनकर लोगों की तारीफें सुनना चाहती थी। जिसके बाद वो सू को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है। पर इससे भी जब कुछ नहीं होता तो वो सू के दिल में नीडल लगा देती है, जिससे सू भी अब एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी तो वो गुस्से में एलिजाबेथ को ही मार डालती है। इसके बाद सू न्यू ईयर ईव के स्पेशल शो के ले जाती है, जहाँ पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर एक के बाद एक उसके 3 दांत टूट जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक्टिवेशन सीरम अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। जिसके बाद वो तेजी से अपने घर की तरफ निकलने लगती है, पर स्टूडियो से जाते हुए अचानक उसका एक नाखून और कान कटकर गिर जाता है। तभी सू जल्दी से घर आकर वो बचा हुआ एक्टिवेशन सीरम खुद में इंजेक्ट कर लेती है, पर क्योंकि उस सीरम को एक ही बार इस्तेमाल करना था इसलिए इस बार उस सीरम का असर उस पर उल्टा होता है और तभी सू की पीठ को चीरते हुए एलिजाबेथ और सू का एक हाइब्रिड वर्जन बाहर आता है। आगे ये तैयार होकर और अपने चेहरे पर एलिजाबेथ के चेहरे का मास्क चिपकाकर न्यू ईयर ईव के स्पेशल शो पर जाती है, जहां माइक के पास जाते ही उसके चेहरे से वो मास्क गिर जाता है। अब उसका चेहरा देखकर सभी उसे मॉन्स्टर कहते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर बेसबॉल बैट से उस पर वार करता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जिसके बाद उसके शरीर में से खून ही खून निकलकर फैलने लगता है। आगे एलिजाबेथ बाहर आने लगती है, पर तभी उसका शरीर नीचे गिरकर फैल जाता है। आगे उस तबाह हुए शरीर में से एलिजाबेथ का चेहरा उसके नाम वाले वॉक ऑफ फेम के स्टार पर जाकर रुक जाता है, जहाँ पर वो आसमान की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और पिघल जाती है। फिर अगले दिन एक सफाई वाला उस स्टार को साफ कर देता है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम मैक्स को देखते हैं, जो अपने दोस्त को बता रहा था कि वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सिंगल है। वो दिन रात काम करता है और खा पीकर सो जाता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी सपनों की रानी मुझे कभी मिल सकती है, और अगर वो मुझे मिल भी गई तो मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूँगा। अब तुम इस गधे को ही देख लो, ऐसी शक्ल वाले के पास भी लड़की है, बस मेरे पास ही नहीं है। तभी उसका दोस्त हैंडी कहता है कि भाई मेरी बात मान और तू लड़कियों से दूर रह, वो तेरा दिमाग खराब कर देंगी, तुझे बर्बाद कर देंगी और तेरा दिल तोड़कर चली जाएंगी। फिर अगले दिन हम इन दोनों को एक कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक ऐसी मशीन बनाने पर काम कर रहे थे जिससे किसी भी इंसान या जानवर का जुड़वा बनाया जा सकता था। वहीं पर हम डॉक्टर जॉनस और उसके असिस्टेंट डेरिक को देखते हैं, जो कि कॉलेज के प्रेसिडेंट को बता रहे थे कि हमने अभी अभी इस चूहे का जुड़वा बनाया है। वो बताते हैं कि जुड़वा बनाने के लिए हमें किसी भी जानवर की खून की एक बूंद चाहिए होती है, जिसको हम अपनी बनाई हुई मशीन में डालते हैं और कुछ देर बाद उसका जुड़वा बनकर तैयार हो जाता है। अब ये देखकर प्रेसिडेंट बहुत खुश होता है और कहता है कि इस आविष्कार से तो हम दुनिया बदल सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम पर हम इंसानों का भी जुड़वा बना सकते हैं। अब इस काम का सारा क्रेडिट डॉक्टर जॉनस को दिया जाता है, जिसको देखकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि इस मशीन को तो मैंने बनाया था और ये लोग मेरे काम का सारा क्रेडिट खुद ही ले गए। तभी हेनरी कहता है कि भाई तू काम की ज्यादा टेंशन मत ले, बाहर निकल, लड़कियां पटा और उनके साथ मजे कर। तभी उन दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम ब्रेंडी होता है। मैक्स उसको देखते ही पागल हो जाता है और कहता है कि मेरे सपनों की रानी यही है। तभी हेनरी कहता है कि फिर तू उससे जाकर बात कर। अब मैक्स भी उसे पटाना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई, जरा तू इस लड़की को देख, क्या ये मेरे से सेट हो पाएगी? इन जैसी लड़कियों को तो सिर्फ रॉक स्टार ही पसंद आते हैं और मैं तो एक मामूली सा लैब असिस्टेंट हूँ। लेकिन तभी पीछे से ब्रेंडी उसके पास आती है और मैक्स से कहती है कि मुझे जेनेटिक साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या आप मुझे अपनी लैब दिखा सकते हैं? अब ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इसको पटाने का यही मौका है। जिसके बाद वो उसे लैब में ले जाता है और वहाँ पर उसे वही चूहा दिखाता है जो उसने दूसरे चूहे का जुड़वा बनाया था। फिर ब्रेंडी उसे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रहे हो? मैक्स कहता है कि बचपन से। दरअसल बचपन में मैंने एक कार्टून देखा था जिसमें एक मशीन में किसी भी इंसान या जानवर का जुड़वा बनाया जा सकता है, और उस दिन के बाद से ही मैं ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करने लगा। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वो चूहा ब्रेंडी को काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तभी वो दोनों वहाँ पर बैंडेज ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान ब्रेंडी की उंगली से खून की कुछ बूंदे बाकी चूहों के खून के सैंपल्स पर लग जाती हैं। वहीं मैक्स को लग रहा था कि शायद आज इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, पर तभी ब्रेंडी को याद आता है कि उसे तो स्टोनर के साथ कहीं पर जाना था। मैक्स पूछता है कि स्टोनर कौन है? तुम्हारा भाई, जिस पर ब्रेंडी कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो एक रॉक स्टार है। तभी वहाँ पर स्टोनर भी आ जाता है और ब्रेंडी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब ये देखकर मैक्स मायूस हो जाता है और सोचता है कि आज रात भी मुझे अकेले ही सोना होगा। फिर रात को जब वो अपनी लैब में काम कर रहा था, तभी वो वहाँ पर पड़े उस खून के सैंपल को देखता है जिस पर ब्रेंडी का भी खून लगा हुआ था। फिर वो उस सैंपल को बाकी के सैंपल के साथ मिला देता है और फिर उसी सैंपल को उठाकर उस मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे उसे एक चूहे का जुड़वा बनाना था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और अचानक से पूरे लैब की लाइट चली जाती है। फिर जब
जब लाइट वापस आती है तो वो मशीन अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है। अब ये देखकर मैक्स डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जाकर वहाँ पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लड़की है जो कि बिना कपड़ों के वहाँ पर बैठी हुई थी। मैक्स उसे अपने कपड़े देता है और उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो लड़की बाहर आती है जो कि दिखने में पूरी ब्रांडी जैसी थी। मैक्स उसे कहता है कि मैं मैक्स हूँ और तुम्हारा नाम है मार्था, लेकिन उसे ये नाम अच्छा नहीं लगता। तो मैक्स कहता है कि तुम्हारा नाम ब्रांडी रख देते हैं। अब उसे भी ये नाम पसंद आ जाता है और वो ब्रांडी ब्रांडी चिल्लाते हुए खुशी से उछलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जॉनस भी लैब की तरफ आ रहे थे, इसलिए मैक्स ब्रांडी को खिड़की से बाहर भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो ब्रांडी को देखने बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ ब्रांडी के कपड़े ही पड़े होते हैं और वो बिना कपड़ों के ही कॉलेज में इधर उधर घूम रही होती है। इसके बाद वो हैंडी को अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि कल रात मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हैंडी कहता है कि क्या तुमने जुड़वा मशीन तोड़ दी, जिस पर मैक्स कहता है कि नहीं, मैंने गलती से ब्रांडी का ही जुड़वा बना दिया। अब ये देखकर हैंडी को पहले तो उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उस लड़की को चाइलो की तरह खाना खाते हुए देखता है तो उसे भी इस बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये तो एकदम उसी की तरह दिख रही है, लेकिन मैक्स अभी भी डरा हुआ था क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो उसे जेल भी हो सकती थी। तभी हैंडी उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, असली ब्रांडी तो भी यूरोप में है और जब तक वो वहाँ पर है तब तक सभी के लिए यही ब्रांडी है, बस हमें इसे सिखाना होगा कि इंसानों की तरह कैसे रहते हैं। मैक्स उसे कहता है कि इसका दिमाग अभी पूरी तरह खाली है, इसलिए ये एक दिन में वो सभी चीजें सीख जाएगी जो कि बाकी लोगों को सीखने में सालों लगते हैं। हैंडी ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि हम इसे ऐसी लड़की बना देंगे जिसे खेलना कूदना पसंद हो, एक्शन मूवीज देखना पसंद हो और सबसे इम्पोर्टेंट इंटीमेट होना पसंद हो, मतलब हम इसे एक परफेक्ट लड़की बना देंगे। जिसके बाद वो उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। वो उसे किताबों और टीवी के बारे में बताते हैं जिनको देखकर वो बहुत कुछ सीख सकती थी। फिर वो उसे वीडियो गेम के बारे में बताते हैं जिसको खेलकर वो अपना टाइम पास कर सकती है। जिसके बाद वो उसे टॉयलेट पेपर के बारे में बताते हैं जिसे हगने के बाद अपने पिछवाड़े को साफ करते हैं, और अगर टॉयलेट पेपर ना मिले तो हम अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वो उसे पढ़ना सिखाते हैं, जैसे डॉक्टर जोनस 1 नंबर का गधा है और जब भी हम डेरिक को देखे तो उसके पिछवाड़े पर लात मारे। फिर हेनरी उसे बताता है कि ये है संतरे और वो उसे कहता है कि चलो अपने संतरे दिखाओ, लेकिन तभी मैक्स उसे ये करने से मना कर देता है। इसके बाद वो उसे बियर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बियर पीना बहुत अच्छा होता है। फिर जब ब्रांडी उस बियर को पीती है तो उसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब उसे सब कुछ सिखा देने के बाद जब वो ब्रांडी को रात को सुलाने जाता है तो ब्रांडी मैक्स के मेन पार्ट को देखकर पूछती है कि ये क्या है। मैक्स कहता है कि ये मेरा प्राइवेट पार्ट है। ब्रांडी पूछती है कि ये बड़ा क्यों हो गया। मैक्स कहता है कि जब भी ये किसी लड़की को देखता है अपने आप बड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो वहाँ पर हेनरी को देखता है जो कि ब्रांडी को गंदी फिल्में दिखा रहा था। ब्रांडी उसे काफी गौर से देखती है और कहती है कि अच्छा घोड़ा गाड़ी चलाना इसे कहते हैं। हेनरी कहता है कि हाँ, ये घोड़ा गाड़ी हम कभी भी और किसी के साथ भी चला सकते हैं। तभी वहाँ पर मैक्स आता है और उसे कहता है कि तू उसे ये सब फिल्में क्यों दिखा रहा है। लेकिन तभी ब्रांडी उस फिल्म को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे भी घोड़ा घोड़ा खेलना है। हेनरी कहता है कि मैं घोड़ा बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है। इसके बाद वो उसे एक बार में लेके जाते हैं जहाँ पर पूरी एक बियर की बोतल पीने के बाद ब्रांडी कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, चलो घर चलते हैं और घोड़ा गाड़ी खेलते हैं। वो बताती है कि मैंने उस मूवी से नई नई चीजें सीखी थी जिनमें से एक है चोकोबार चूसना और वो तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। लेकिन तभी मैक्स उसे मना करते हुए कहता है कि अभी तुम चोकोबार चूसने के लिए तैयार नहीं हो। अब ब्रांडी को लगता है कि शायद उसे प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए वो वहाँ पर बैठे आदमियों से पूछती है कि क्या किसी को चोकोबार चुसवानी है, जिसको सुनकर सभी आदमी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अब इसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं जहाँ पर ब्रांडी मैक्स से कहती है कि चलो अब शुरू हो जाओ। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सुबह होते ही ब्रांडी को फिर से घोड़ा घोड़ा खेलना था, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है। जिसके बाद वो उसे घर पर ही छोड़ देता है और अपने काम पर चला जाता है। फिर काम पर पहुंचते ही मैक्स को पता चलता है कि असली वाली ब्रांडी भी यूरोप से वापस आ चुकी है। अब ये देखकर मैक्स घबरा जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर ब्रांडी कहती है कि मेरा स्टोनर से ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई। इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर जॉनस भी आ जाता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और हमें कैसे भी एक परफेक्ट जुड़वा बनाना ही है ताकि हम बाकी साइंटिस्टों के आगे अपने आविष्कार को दिखा सके, और ये काम जब तक नहीं हो जाता कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जुड़वा ब्रांडी को देखते हैं जो कि एक्शन वाली फिल्में देखकर घर में तोड़फोड़ मचा रही होती है। फिर शाम को जब मैक्स घर पर आता है तो अपने घर की हालत को देखकर वो दंग रह जाता है क्योंकि ब्रांडी ने उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। फिर अगले दिन जब मैक्स अपने ऑफिस जाते हैं तभी वहाँ पर असली ब्रांडी उसके पास आती है और उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए पूछती है। वहीं दूसरी तरफ हम जुड़वा ब्रांडी को देखते हैं जिसे मैक्स की याद आ रही थी तो वो उसके लैब में फोन लगा देती है।
वहीं लैब में फोन असली ब्रांडी उठाती है और उसे कहती है कि मैक्स तो मेरे साथ लंच पर जा रहा है। अब ये सुनकर जुड़वा ब्रांडी को गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स को सबक सिखाने के लिए उसकी लैब की तरफ निकल पड़ती है। वहीं मैक्स जब असली ब्रांडी के साथ लंच पर जा रहा था तभी ब्रांडी को जोर का सुसु आ जाता है, इसलिए वो उसे वहीं वेट करने के लिए बोलकर सुसु करने बाथरूम में चली जाती है। इसी दौरान वहाँ पर जुड़वा ब्रांडी भी आ जाती है और मैक्स के पास आकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। वो उसे कहती है कि कहाँ है वो लड़की जिसके साथ तुम लंच पर जा रहे थे। मैक्स उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरे साथ काम करती है और इसके अलावा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। इस पर ब्रांडी कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम घर चलते हैं और घोड़ा गाड़ी खेलते हैं। लेकिन मैक्स उसे कहता है कि मुझे लैब में बहुत सारा काम करना है। अब ये सुनकर ब्रांडी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम यहीं पर रहो, मैं किसी और लड़के को ढूंढ लूंगी। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर उसकी ये बात सुनकर मैक्स घबरा जाता है और उसे कहता है कि ठीक है हम घर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर ब्रांडी कहती है कि चलो अब घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। लेकिन तभी मैक्स गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम बस दिन रात सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही खेलना चाहती हो, लेकिन कभी तुमने मेरे बारे में भी सोचा है? मुझे तो बस तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बातें करनी है। इस पर ब्रांडी कहती है कि चलो हम बैठकर बातें करते हैं, लेकिन तभी वो उसे उठाकर पटक देती है और उस पर कूद जाती है। इसी दौरान मैक्स के पास असली ब्रांडी का वॉइस मैसेज आता है, जिसको सुनकर जुड़वा ब्रांडी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूछती है कि कौन है ये लड़की। मैक्स कहता है कि ये सिर्फ एक रिपोर्टर है जो मेरे काम के बारे में लिख रही है, लेकिन ब्रांडी को उस पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आगे जब मैक्स लैब में था तभी वहाँ पर डॉक्टर जॉनस आता है और उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है और हमें किसी भी हालत में साइंटिस्टों के आगे चूहे का क्लोन बनाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रांडी को देखते हैं जो कि हेनरी को बता रही थी कि मैक्स का कहीं पर अफेयर चल रहा है, क्योंकि अब वो मेरे साथ घोड़ा गाली भी नहीं खेलता। तभी हेनरी उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, अगर तुम्हें घोड़ा घोड़ा खेलना पसंद है तो तुम्हें रोज घोड़ा घोड़ा खेलना चाहिए, और तुमको पता है कि वो मैक्स किसी दूसरी लड़की के साथ घोड़ा गाड़ी खेलता है। इस पर ब्रांडी कहती है कि अगर वो किसी और के साथ घोड़ा गाड़ी खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद वो हेनरी पर टूट पड़ती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर जॉनस को देखते हैं, जिसके बाद डेरिक आता है और उसे बताता है कि शायद मैक्स ने ब्रांडी का एक क्लोन बनाया है, क्योंकि जब वो यूरोप गई थी तो मैंने उसी के जैसी को मैक्स के साथ घूमते हुए देखा था। अब ये सुनकर डॉक्टर जॉनस उसे कहता है कि जल्दी से इसके जुड़वा का पता करो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रांडी के जुड़वा को देखते हैं जो कि अपने लिए दारू लेने के स्टोर में आई थी। तभी वहाँ पर स्टोनर आ जाता है और उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए उसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मैंने दूसरी लड़की के साथ प्यार करके गलत किया, लेकिन अब से मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। तभी जुड़वा ब्रांडी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो घर पर चलकर घोड़ा गाड़ी खेलते हैं, और अपने साथ एक लड़की को भी ले चलते हैं और फिर तीनों मिलके साथ में घोड़ा गाड़ी खेलेंगे। अब स्टोनर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो एक क्लब में जाती है और वहाँ पर जाकर एक लड़की से कहती है कि हमारे साथ चलो, हम मस्ती करने जा रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत ही हॉट लड़का है। अब ये सुनकर उसके पास बैठी एक दूसरी लड़की भी रेडी हो जाती है और कहती है कि चलो हम चारों साथ में करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स और ब्रांडी को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी ब्रांडी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। इसी दौरान वहाँ पर जुड़वा ब्रांडी भी आ जाती है, जिसके साथ स्टोनर और वो दोनों लड़कियां भी थीं। आगे वो सभी एक साथ मिलकर घोड़ा घोड़ा खेलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस और डेरिक भी पहुँच जाते हैं और ब्रांडी और उसकी जुड़वा को बेहोश करके अपने साथ लैब में ले आते हैं। वो उन दोनों को वहाँ पर बांध देते हैं ताकि वो सभी को बता सके कि उसकी मशीन इंसानों का भी जुड़वा बना सकती है। वहीं मैक्स ब्रांडी को ढूंढ रहा था और तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर जोनस को उसके जुड़वा के बारे में पता चल चुका है और उसने उन दोनों को अपने लैब में रखा हुआ है। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं जो कि डेरिक को उन दोनों लड़कियों पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि आज ही उन्हें लड़कियों को साइंटिस्ट के आगे पेश करना था। फिर उसके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर जोनस फिर से आ जाता है और डेरिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल ये डॉक्टर जोनस का जुड़वा था जो कि मैक्स ने उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए बनाया था। फिर मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को खोल देता है। वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं जो कि बाकी साइंटिस्टों को चूहों का जुड़वा बनाकर दिखा रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो देखने के लिए बैक स्टेज चला जाता है। पर तभी उसके जाते ही वहाँ पर उसका जुड़वा आ जाता है और उन सभी साइंटिस्ट से कहता है कि तुम सभी गधे हो। वहीं डॉक्टर जोनस को पता चल जाता है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ से भाग चुकी हैं, तो वो उन दोनों को जल्दी से पकड़ कर लाने को कहता है। उधर जोनस का जुड़वा वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर असली जोनस आ जाता है जो कि एक चूहे का जुड़वा बनाकर सभी को दिखाने लगता है, लेकिन तभी मशीन खराब हो जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता। अब डॉक्टर जोनस को कुछ तो उन साइंटिस्टों को दिखाना ही था, इसलिए वो कहता है कि मेरे असिस्टेंट मैक्स ने तो इंसान का जुड़वा बना लिया। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों को वहाँ पर लाया जाता है, लेकिन तभी वो लड़कियां बोलती है कि हम तो बचपन से ही जुड़वा बहने हैं और ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसने तो खुद का ही जुड़वा बना लिया है। अब
अभी सुनकर सभी बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर किसी भी इंसान का जुड़वा नहीं बनाया गया। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस का जुड़वा आ जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि इंसानों का जुड़वा बनाना एक क्राइम था, तो डॉक्टर जोनस को इसके लिए जेल भेज दिया जाता है। फिर हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका है, जो कि जानवरों का जुड़वा बनाता था। वहीं उसके साथ ब्रैंडी भी काम करती है और वो दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। वहीं ब्रैंडी के जुड़वा बैंडी के साथ है और वो दोनों दिन रात बस घोड़ा घोड़ा खींचते रहते हैं। वहीं लास्ट में हम डॉक्टर जोनस के जुड़वा को देखते हैं, जो कि स्टेज पर आकर सभी से कहता है कि तुम सभी गधे हो। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।